नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस बेहतरीन कक्षा में। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होगा, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। राजस्थान में अब भर्तियों का दौर चल रहा है। बहुत सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन अब जारी हो चुके हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। रीट भर्ती है जो सामने अभी आने ही वाली है, पात्रता परीक्षा। तो उसी के लिए हम लोगों ने राजस्थान जीके की सीरीज शुरू करी थी और उसमें हमने 1857 की क्रांति पूरी पढ़ ली थी। ऊपर आई बटन पे आपको क्लिक करने पे 1857 की क्रांति का वीडियो आपको मिल जाएगा। 2 पार्ट्स में हम लोगों ने कंप्लीट किए, तो दोनों पार्ट्स को विजिट कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद में देख लेना। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान से संबंधित जो किसान आंदोलन हुए। सब चर्चा करेंगे कि क्यों हुए, किस प्रकार हुए। राजस्थान से संबंधित किसान आंदोलनों की चर्चा इसमें करेंगे और एक-एक करके सारे हम लोग कवर कर लेंगे। बट आज की इस क्लास में हम लोग केवल बिजोलिया किसान आंदोलन को ही इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो आती है कि ये जो आंदोलन है ये 1900 से लेकर 1947 के बीच में ही क्यों हुए। इनसे पहले ऐसा क्या था कि वो आंदोलन नहीं हो रहे थे और यहाँ पे क्या ऐसा हो गया कि आंदोलन अचानक से होने लगे। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले आपको समझाऊं कि किसानों ने आंदोलन क्यों किया। तो देखिए, कुछ एक फसल, मान लीजिए ये फसल है, ये किसानों ने उगाई। तो इस फसल में से कुछ एक कट जो है, जो कर के तौर पे राजा रख लेता है। ठीक है, इतना कट मान लीजिए राजा के पास में चला गया फसल का। तो ये प्रोसेस थी पहले। लेकिन जब अंग्रेज आ गए 1900 में, मतलब इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रभुत्व हो गया था अंग्रेजों का, 1857 के बाद से ही हो गया था। तो धीरे धीरे लोगों के मन में ऐसे मतलब विचार उत्पन्न होने लगे और उसके बाद में उन्होंने आंदोलन कर दिए। लेकिन अंग्रेजों के प्रभुत्व के कारण क्या हुआ कि अब ये प्रोसेस ना इतनी भी सिंपल नहीं थी जैसा आप लोग अभी समझ रहे हैं। अब देखिए, प्रोसेस एक्चुअल क्या थी वो मैं समझाता हूँ आपको। इतनी फसल अगर किसी किसान ने बोई है तो उसमें से एक कट जो है वो जागीरदार ले लेगा। ठीक है, जागीरदार मतलब मैन रियासत नहीं, वहां का ठिकानेदार। ठीक है, जो ठिकाने का मतलब शासक होता है वो। तो उसने मान लीजिए कुछ कट ले लिया। अब वो क्या है, थोड़ा अपने पास में रखता है, बाकी शेष जो है वो राजा के पास में भेज देता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो फसल है ये राजा को भेज दी गई। अब राजा के पास में भी ये सेम नहीं था। राजा के पास में भी क्या दिक्कत होने लगी कि जब अंग्रेज भारत में शासन बढ़ा अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ एक, जैसे कट है, अंग्रेजों ने, आपको पता है, सहायक संधियां की। सहायक संधियां की अंग्रेजों ने, आप लोगों को पता है। तो उन सहायक संधियों से क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने जो राजा है, रियासत के जो शासक हैं, उनको बोल दिया कि हम आपकी रियासत की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करेंगे, लेकिन कुछ एक कट तो लेंगे ना। तो इसमें से कुछ एक कट जो है वो अंग्रेजों को भी दिया जाने लगा। तो जब इतना हिस्सों में जब फसल बटेगी तो जो किसान है उसके पास में क्या ही बचेगा। जैसे 100 अगर किसान उगा रहा है, उसके पास में शेष केवल 30 ही बच रहा है, तो क्यों ही करोगे आप लोग। आज के टाइम में ना 100 रुपए पे जैसे अगर टैक्स मिला मुलू के आपको 70 भी देना तो आप लोग चिल्लाने लगते हो। ठीक है, ऑब्वियसली भारत में जैसे आप लोग देखते हैं कि जब भी बजट जारी होता है, जब भी कोई टैक्स वगैरह बढ़ता है, चाहे 1% ही बढ़े, चाहे 100 रुपए में 1 रुपया ही निकाले, लेकिन फिर उपद्रव होता है। मतलब एक तरीके से उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो वो तो सामने उस टाइम पे तो 70 रुपए दे रहा है, सीधी सी बात है, 100 रुपए में पच के वो 70 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से किसानों में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी और उसमें ही नहीं, इतना ही संतुष्ट नहीं किया गया। मेन दिक्कत क्या हुई कि जब कभी राजस्थान में, आप सभी को पता है कि बरसात का कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि हाँ बारिश होगी, अनिश्चितताओं का प्रदेश है राजस्थान। तो बारिश कभी नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता तो भी, तो एक सेकेंड ना, सूखा पड़ जाता तो भी क्या किया जाता है कि जो गलत तरीके हैं, मतलब मारपीट करके हत्याएं की गई, उसके बाद में उन तरीकों से भी जो किसानों के पास में जो फसल बचती उससे भी हिस्सा ले लिया जाता। ठीक है, तो इसी कारण राजस्थान में जो है वो किसान आंदोलन का दौर चला। और किसानों के पास में ऐसा है, वह है तो कुछ ऐसा नहीं कि बंदूक लेके वो खड़े हो गए कि यार ऐसा नहीं होने देंगे हम। वो तो कि सिर्फ आंदोलन कर सकते थे तो उन्होंने किया। उन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ, सबसे बड़ा, सबसे एकमात्र बोलूंगा अहिंसक आंदोलन, तो वो जो हुआ वो किनका हुआ, वो बिजोलिया में हुआ। और जो आज हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिजोलिया किसान
आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत क्या है कि बिजोलिया की जो सबसे पहले बताऊं तो सबसे लंबा चला ये क्यों, क्योंकि ना इसकी शुरुआत 1897 में हुई थी और 1941 तक ये आंदोलन चला था। 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था। टोटल 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। ठीक है। तो राजस्थान में इतना लंबा कोई आंदोलन नहीं चला 44 वर्षों तक। एकमात्र जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो चला। राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन बोल सकते हैं, राजस्थान का एकमात्र अहिंसक आंदोलन बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं, एकमात्र अहिंसक आंदोलन। ठीक है। अब देखिएगा, इतनी चीजें हो गई। अब देखिए जब बिजोलिया है ये क्या है। अभी आप लोगों ने कुछ समझा नहीं होगा कि बिजोलिया कहाँ पे था क्या था। आपने अगर पहले पढ़ा हो तो जरूर आपको पता होगा, लेकिन बिजोलिया जो है, बिजोलिया कहाँ था, वर्तमान में जो भीलवाड़ा जिला है उसके अंतर्गत पड़ता है। बिजोलिया जो है वो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले जो है, भीलवाड़ा जिला इसमें आता है। ठीक है। बिजोलिया कहाँ पे आता है, भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में। लेकिन उस टाइम पे तो बिजोलिया जो है वो मेवाड़ जो रियासत थी उसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। ठीक है। उस टाइम पे बिजोलिया जो था वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है। अब देखिए तो मतलब ये एक ठिकाना था तो यहाँ पे ठिकानेदार भी होगा। ठीक है। यहाँ पे ठिकानेदार भी होगा। ठिकानेदार है तो ठिकानेदार के ऊपर जो है वो शासक भी होगा। तो देखिए जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे वो थे कृष्ण सिंह। और जो मेवाड़ के शासक थे वो थे फतेह सिंह। मेवाड़ के शासक जो थे वो थे कौन, फतेह सिंह। कृष्ण सिंह और फतेह सिंह दो नाम आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों जो नाम है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर है, लेकिन एक नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण है बिजोलिया किसान आंदोलन में, आपको याद रखना ही रखना है। कौन सा नाम देखिएगा। एक नाम सामने आता है, साधु सीताराम दास। ठीक है। साधु सीताराम दास का नाम हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि जो बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ ना, तो ऐसे मान लीजिए इसके पीछे का मेन जो कारण थे वो साधु सीताराम दास ही थे। क्योंकि किसान आंदोलन हुआ 44 वर्षों तक हुआ, तो 44 वर्षों तक इनका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। 3 हिस्सों में इनका नेतृत्व के आधार पर इस आंदोलन को हम लोगों ने बांटा। लेकिन जो शुरुआत में किसान आंदोलन हुआ उसका जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास ने ही किया। बाद में विजय सिंह पथिक जुड़े, या भूप सिंह आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में राम नारायण चौधरी, और उन्होंने नेतृत्व किया, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो साधु सीताराम दास ने ही किया, तो इनका नाम भी हमें याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। अब आगे चलते और आगे चलकर पढ़ते हैं कि हुआ क्या था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए आंदोलन का जो प्रारंभ है, आंदोलन का प्रारंभ, आंदोलन का प्रारंभ एक गांव का नाम सामने आता है, और उस गांव का नाम क्या था, गिरधरपुरा। गिरधरपुरा गांव। ठीक है। तो ये गांव का नाम आपको याद रखना है कि आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ था, गिरधरपुरा गांव से हुआ था। क्लियर है। अब देखिए हुआ क्या, अब किसानों पे ना बीतती क्या, कैसे क्या हुआ। देखिए आंदोलन तो शुरू 1897 में गिरधरपुरा गांव से हो चुका था, लेकिन आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी वो देखिएगा। मैं डेट लगा देता हूं। ठीक है। सन आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1903 का टाइम था। 1903 का टाइम था, और जो ठिकानेदार थे वो थे कृष्ण सिंह। ठीक है। ठिकानेदार कौन थे, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने क्या किया, बहुत सारे कर तो थे ही, साथ ही में कृष्ण सिंह ने क्या कर दिया, एक कर लगा दिया, वो था चवरी कर। कौन सा कर, चवरी। चवरी कर। इसमें होता क्या था, जब भी कोई किसान अपनी लड़की का विवाह करता था तो, या अब देखिए कुछ एक इतिहासकार तो बोलते हैं 5 रुपए, और कुछ एक बोलते हैं कि 13 रुपए। अब आप लोग सोचिए और दिमाग लगाइए
कि जब 1903 में एक विवाह पे 5 रुपए का कर लिया जा रहा था, कम से कम भी बोले तो उस टाइम पे 5 रुपए, 5 रुपए आप आज के टाइम पे नहीं छोड़े। अगर आपसे कोई छीन के चला जाए ना, पीछे चले जाए आप उसके, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बिना फालतू का टैक्स लिया जाता था 5 रुपए, ठीक है। तो कृष्ण सिंह ने क्या किया, चवरी कर जो है वो लगा दिया, कितने रुपए, 5 रुपए या 13 रुपए। अब आपको याद क्या रखना है, एक तो टाइम याद रखना है, और एक इंपॉर्टेंट है कि किसने लगाया, तो कृष्ण सिंह का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। हुआ क्या इसके फलस्वरूप कि किसानों ने क्या किया, अपना जो लड़की वगैरह है, उनका विवाह करना ही बंद कर दिया, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको दिख भी रहा है कि मतलब अन्याय ही है एक तरीके से, मतलब जायज बात तो नहीं है ऑब्वियसली। तो किसानों ने क्या किया, अपनी लड़कियों का विवाह करना ही बंद कर दिया, और कृष्ण सिंह के पास में गए। कृष्ण सिंह वैसे भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने फिर सोचा कि ठीक है लो हटा देते कर। तो उन्होंने 1905 में, 2 साल बाद में, कर जो है वो हटा दिया 1905 में। 1905 में शासक कौन थे, शासक थे कृष्ण सिंह। कर हटा दिया, और इस कर से इन्होंने 2 वर्ष में कितने रुपए जमा किए, तो अभी देख लेना, शून्य। 1 रुपया भी कर का इन्हें नहीं मिला, क्योंकि 2 वर्ष में विवाह ही नहीं किया, ठीक है। लड़कियों का विवाह ही नहीं किया किसानों ने, और फलस्वरूप जो कृष्ण सिंह है उन्हें कर हटाना पड़ा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हुआ क्या, जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण सिंह बूढ़े हो चुके थे, कृष्ण सिंह का देहांत हो जाता है। उसके बाद में 1906 का समय आता है, 1906 का। और एक सेकेंड ना जी, 1906 में क्या होता है, बिजोलिया का जागीरदार बदलता है, क्योंकि कृष्ण सिंह का हो जाता है देहांत। और कृष्ण सिंह के देहांत के फलस्वरूप नया जागीरदार आता है, पृथ्वी सिंह। कौन आता है, पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह ना ये क्या करता है, ये एक नया कर थोप देता है बिजोलिया के किसानों पे। कौन सा कर, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर, नया कर थोप देता है। कौन, पृथ्वी सिंह, किन पे, किसानों पे। कौन सा, तलवार बंदाई कर, ठीक है। अब देखिए तलवार बंदाई कर था क्या, कि जब नया शासक बने, तलवार बंदाई मतलब जब नए शासक का या नए जागीरदार का राज्याभिषेक हो, तो किसान जो है वो कर देंगे। अब सोचो, बिना फालतू का कर है, शासक क्या पता कितने बदल जाए, हर बार किसान कर थोड़ी ना देंगे। तो तलवार बंधाई कर जो है वो पृथ्वी सिंह ने लागू कर दिया। कब कर दिया, 1906 में। तो 1906 का नाम याद रखना, और एक ये तलवार बंधाई जो करे, ये एक तरीके का उत्तराधिकार शुल्क है। उत्तराधिकार शुल्क, ठीक है, उत्तराधिकार शुल्क है। अब देखिएगा हुआ क्या, तलवार बंधाई कर लगा दिया, साथ ही में पहले जो कृष्ण सिंह थे उन्होंने चंवरी कर भी लगाया, लेकिन वो तो मान लीजिए हट गया। अब हुआ क्या, शुरू में जैसे गिरधरपुरा गांव में जब आंदोलन था, ये तो प्रारंभ हो ही गया था 1897 में। उसके बाद में आपको दो नाम याद रखने हैं, नानजी और ठाकरी पटेल। नानजी व ठाकरी पटेल, इनका जो संबंध था, इनका संबंध भी किनसे था, इनका संबंध भी बिजोलिया के किसान आंदोलन से ही था। और साधु सीताराम दास ने, किसने भेजा, साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास, जो नाम महत्वपूर्ण है मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या किया कि नानजी और ठाकरी पटेल को ना मेवाड़ के महाराणा के पास में भेज दिया सीधा। कौन थे, फतेह सिंह। फतेह सिंह, देखिए पीछे दिखाता हूँ, फतेह सिंह ही लिखा है ना हमने। जी हाँ, फतेह सिंह, ठीक है। अब देखिए मेवाड़ के महाराणा के पास में ये लोग गए क्या करने, शिकायत लेकर, किसकी, जागीरदार की, कि ये ना ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, और बहुत सारे कर जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो कि नाजायज कर है, एक तरीके की जायज नहीं है। अब हुआ क्या कि ये लोग पहुंचे फतेह सिंह के पास में, फतेह सिंह इनसे मिले ही नहीं, ठीक है। फतेह सिंह आजकल आजकल ऐसे करते करते इन्होंने भी बहुत इंतजार किया, लेकिन फतेह सिंह इनसे नहीं मिले। उल्टा क्या हुआ कि जब जो बिजोलिया था उसके ठिकानेदार या जागीरदार के पास में बात पहुंच गई। जागीरदार ने क्या किया कि इन दोनों को राज्य से निकाल दिया या ठिकाने से निष्कासित कर दिया, ठीक है। तो आपको प्रश्न अगर पूछे कि नानजी व ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो आप लोग बोलेंगे कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। या फिर आपसे प्रश्न पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान एक संदेशवाहक के तौर पे किसने कार्य किया था, तो वो किया था नानजी और ठाकरी पटेल ने। क्लियर है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए जब इतनी सारी चर्चा होने लगी, ठीक है, इन्हें निष्कासित कर दिया गया, बात फिर महाराणा तक पहुंची। देखिए सीधा ऐसे तो है नहीं ना कि शासक के पास में जाके मतलब मिल लिए।
हुआ क्या कि फिर ऐसे बहुत ज्यादा जब उपद्रव होने लगा या फिर बहुत ज्यादा आंदोलन बढ़ गया, तो उसके बाद में मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ महाराणा, कौन थे मेवाड़ के महाराणा? फतेह सिंह। एक नाम याद रखिएगा, नाम अलग कलर से लिख देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह ने, उन्होंने क्या किया, बिजोलिया की जानकारी के लिए एक नाम देखिएगा, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद हामिद को बिजोलिया भेजा, बिजोलिया भेजा। ठीक है। जब बहुत ज्यादा ही मतलब आंदोलन बढ़ गया, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया, मोहम्मद आमिद को बिजोलिया में जानकारी लेने के लिए भेजा। क्लियर है? उसके बाद में अब समय आता है 1913 का। हम लोग एकदम ना समय वाइज ही बात करेंगे, समय के हिसाब से ही हम लोग चलते जाएंगे। देखिए, अभी तक हमने 1906 तक देखा था, आई थिंक, तलवार बंदाई। उसके बाद में जो घटना घटी घटी, उसके बाद में क्या हुआ कि 1913 का समय आता है, और साधु सीताराम दास अभी भी नेतृत्व कर ही रहे थे। लेकिन साथ ही में अब तीन नाम आएंगे टोटल, साधु सीताराम दास प्लस ब्रह्मदत्त प्लस फतेहकरण चारण। ठीक है। ये तीन नाम सामने आते हैं, और ब्रह्मदत्त, इसका कहने का मतलब यही है कि 1913 में क्या हुआ कि साधु सीताराम दास का जो सहयोग है, वो ब्रह्मदत्त और फतेहकरण चारण दोनों ने किया। ठीक है। 1913 के समय के दौरान साधु सीताराम दास को ब्रह्मदत्त व फतेहकरण चारण का भी सहयोग मिला। अब हुआ क्या कि 1915 का समय था, और विजय सिंह पथिक जो थे, ठीक है, इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जेल तोड़कर भागे थे, और अपना नाम परिवर्तित करके विजय सिंह पथिक के नाम से ये जीने लगे थे। ठीक है। समय था 1915 का। कौन सा समय था? 1915 का। नाम था किसका? विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। अभी देखिए, अभी तक क्या 15 साल हो गए थे, 15 और 3 18, टोटल 18 साल हो गए थे। आंदोलन जो है वो नतीजे पर नहीं पहुंचा था। नहीं कोई इतना ज्यादा पहचान मिली थी कि हाँ, पूरे भारत में पता चले कि हाँ, राजस्थान के उस छोटे से ठिकाने में इस प्रकार का आंदोलन हो रहा था। ऐसी कुछ बात जो है, ऐसी कुछ घटना किसी को नहीं पता थी। तो साधु सीताराम दास ने क्या सोचा कि अगर जो आंदोलन है उसको एक अच्छा नेतृत्व करता मिल जाए, या उसको एक राष्ट्रीय रूप मिल जाए, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, और किसानों की जो दुर्दशा है वो सही हो पाएगी। तो 1915 में विजय सिंह पथिक ना चित्तौड़गढ़ जिले के ओछड़ी गांव में, गांव का नाम आता है ओछड़ी, ओछड़ी गांव में एक सभा थी, विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा, इस सभा में गए थे। ठीक है। विजय सिंह पथिक ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारिणी सभा में गए थे। साथ ही में वहीं पे जो साधु सीताराम दास थे, उनकी मुलाकात क्या हो गई, विजय सिंह पथिक से हो गई। वहां पे साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि वे बिजोलिया आए, और बिजोलिया में जो किसान है उनका नेतृत्व करें और उनका नेतृत्व संभालें। ठीक है। ये इन्होंने आग्रह किया, किसने? साधु सीताराम दास ने। किससे? विजय सिंह पथिक से। तो साधु सीताराम दास के कहने पर जो भूप सिंह है, जो या विजय सिंह पथिक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व अपने हाथों में लिया, और उनका नेतृत्व करने लगे। मतलब अब जो चरण शुरू होगा, या अब जो चरण शुरू होगा, मतलब देखिए, 3 चरण होंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन टोटल 3 चरणों में हुआ था। एक तो 1897 से लेकर उसके बाद में 1915 तक। ठीक है। कब कब 1800, यहां लिखते, रुकिए, 1897 से लेकर 1915 तक। एक सेकेंड ना, रुकिए, 1915। अब ये जो चरण था इसका होता है अभी तक एंड, क्योंकि इसमें नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास। लेकिन अब 1915 में क्या हो रहा है, 1915 में आ रहे हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक कहाँ पे थे? विद्या प्रचारिणी सभा के लिए ओछड़ी गांव में थे। वहां पे साधु सीताराम दास ने इनसे भेंट की और आग्रह किया कि वो नेतृत्व करें बिजोलिया के किसानों का। विजय सिंह पथिक ने हामी भी भरी, और विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला भी। उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, 1916 ईस्वी की बात है, 1916 ईस्वी, 1916 ईस्वी में इन्होंने एक पंच बोर्ड बनाया। कौन सा? किसान पंच बोर्ड, किसान पंच
बोर्ड। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की कहाँ पे? बिजोलिया में। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो किसान पंच बोर्ड है इसके अध्यक्ष बनाए किने? जो मुख्य नाम था साधु सीताराम दास। ठीक है, साधु सीताराम दास को अध्यक्ष बनाया गया किसका? किसान पंच बोर्ड का। नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 1916 ईस्वी में तो घटना घटी किसान पंच बोर्ड की, लेकिन समय बीता, दौर आता है 1917 का। 1917 में क्या हुआ? 1917 में एक और पंच बोर्ड का गठन किया गया। और देखिएगा यहां लिखते हैं हम लोग, अलग कलर का पेन ले लेते हैं। जी हाँ, 1917 ईस्वी में दिन था हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कौन से गांव में? बैरीसाल। बैरीसाल गांव में कौन सा पंच बोर्ड? ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की कब? 1970 में। किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने। अब देखिए, साधु सीताराम दास को तो अध्यक्ष बनाया जा चुका, तो यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो साधु सीताराम दास नहीं बनेंगे। यहाँ पे जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे मन्ना जी पटेल। नाम याद रखिएगा अध्यक्ष का नाम, अध्यक्ष को ऐसे लिखता हूं, मन्ना जी पटेल। मन्ना जी पटेल। ठीक है, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए वो किन्हें बनाया गया? मन्ना जी पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है? अब भी तक देखिए, जो वास्तविक जो विजन था साधु सीताराम दास का विजय सिंह पथिक को लेके आने का, कि राष्ट्रीय रूप मिले आंदोलन को, वो कुछ हद तक ठीक था, क्योंकि इन्होंने कुछ एक संस्थान की स्थापना की, कुछ एक बोर्ड्स वगैरह बनाए, किसान पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड, लेकिन अभी भी पर्याप्त चीजें नहीं घटी थी। इसे पूरा करने के लिए 1919 ईस्वी का समय आता है, और 1919 ईस्वी में देखिए, अब उस टाइम पे इंस्टाग्राम तो था नहीं कि रील बना दी कि जी हाँ यहाँ ऐसा गलत हो रहा है, ठीक है, तो सहायता कीजिए, ऐसा तो कुछ था नहीं, इंस्टाग्राम तो था नहीं उस टाइम पे। तो वहां पे तो केवल समाचार पत्रों का सहयोग लिया जा सकता था, कि समाचार पत्र में न्यूज छपवाई जाए, क्योंकि उस टाइम पे समाचार पत्र ही पढ़ते थे ऑब्वियसली सभी लोग। तो समाचार पत्र का सहारा लिया गया, और राष्ट्रीय रूप देने के लिए कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी नाम से एक जो इंसान थे, वो प्रताप नामक समाचार पत्र छापा करते थे। कौन सा? प्रताप। प्रताप किसका जो समाचार पत्र था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। गणेश शंकर विद्यार्थी। और कहां से छपता था? कानपुर से। ठीक है, कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप नामक समाचार पत्र छपता था। तो 1919 में इसमें इसका सहारा लिया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा, जो बिजोलिया के किसान थे, उनकी दुर्दशा का विवरण इस समाचार पत्र में किया गया, और लोगों को बताया गया कि इस प्रकार से अन्यायपूर्ण तरीके से बिजोलिया के जो किसान हैं उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो अब देखिए, राष्ट्रीय रूप भी आंदोलन को मिल गया। अब जब राष्ट्रीय रूप मिलेगा तो थोड़ा ध्यान भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले समाचार पत्र की बात अगर हम लोग कर ही रहे हैं, तो तीन समाचार पत्र और याद कर लीजिए। तीन समाचार पत्रों का भी सहारा और लिया गया। एक तो अभ्युदय। अभ्युदय कहाँ से छपता था? प्रयाग से। इसमें भी इसकी सूचना छपवाई गई। उसके बाद में एक भारत मित्र जो कलकत्ता से छपता था, भारत मित्र। भारत मित्र कहाँ से? कलकत्ता। ठीक है, और एक समाचार पत्र था मराठा। मराठा कहाँ थे? महाराष्ट्र में। तो पूना महाराष्ट्र से ये जो समाचार पत्र था ये छपता था। ठीक है, तो टोटल इन चार समाचार पत्रों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इन चारों समाचार पत्रों में किसानों की दुर्दशा का उल्लेख किया गया। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब इतना विशाल का राष्ट्रीय रूप आंदोलन को मिल गया है, तो कुछ एक लाभ भी हुआ होगा। मैं इतनी देर से बोलने जा रहा हूँ कि सीताराम दास ने इसीलिए नेतृत्व सौंपा कि राष्ट्रीय रूप मिल सके। अब कुछ फायदा भी हुआ क्या उसका? बहुत फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने अपने सचिव, इनके एक सचिव थे महादेव जी देसाई। महादेव जी देसाई, इन्हें भेजा कहाँ पे? बिजोलिया में। और बिजोलिया की किसानों की दुर्दशा जानने के लिए इन्हें भेजा गया। क्लियर है? क्या हुआ कि 1919 में महात्मा गांधी ने अपने सचिव, और ये सचिव ही नहीं, आप लोग यहां लिखिए निजी सचिव, निजी
सचिव, निजी सचिव महादेवजी देसाई को बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा जानने के लिए बिजोलिया भेजा गया। अब देखिए जब इन्होंने महात्मा गांधी ने भेज दिया है तो एक ना नाम आता है और इस नाम, देखिएगा जरा रुकिएगा, यहाँ लिखते हैं हम लोग 1919 की ही बात है। और इस आंदोलन की जांच करने के लिए देखिए महात्मा गांधी ने जब महादेव जी देसाई को भेजा तो अंग्रेजों ने भी ना एक आयोग बनाया। आयोग का नाम रखा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य भट्टाचार्य आयोग, ठीक है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किन्होंने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। अब इस आयोग में ना टोटल 3 सदस्य थे। एक सदस्य का नाम तो वही है जो जिसके नाम से जो आयोग है वो बिंदुलाल भट्टाचार्य पहले सदस्य थे। दूसरे सदस्य थे अफजल अली। अफजल अली। और जो तीसरे सदस्य थे वो थे अमर सिंह राणावत। तीसरे सदस्य कौन थे? अमर सिंह राणावत, ठीक है। 3 सदस्यीय आयोग था कौन? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। किन्होंने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। कब बनाया? 1919 में बनाया गया। और जो किसान है उनकी दुर्दशा जानने के लिए इस आयोग को भेजा गया, ठीक है। अब जब इन्होंने इतना कर दिया तो एक सभा आती है, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी इस आयोग इस माफ कीजिए इस आंदोलन की जांच करने के लिए एक नाम याद रखिएगा, भवानी दयाल। भवानी दयाल। भवानी दयाल को नियुक्त कर दिया। तो देखिए कितना फायदा हुआ जब राष्ट्रीय रूप मिला। सबसे पहला फायदा कि महादेव जी देसाई जो थे निजी सचिव महात्मा गांधी के, वो बिजोलिया आए। उसके बाद में दूसरा फायदा मिला अंग्रेजों की तरफ से कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह राणावत को मिलाकर, और उसे बिजोलिया भेजा गया। तीसरा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि राजपूताना मध्य भारत सभा, इन्होंने क्या किया कि भवानी दयाल को नियुक्त किया बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा या उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। अब इतना जब प्रेशर पड़ेगा शासक के ऊपर तो अगर ऐसा आप मान लीजिए फतेह सिंह यहाँ पे कुछ नहीं करते तो ऐसा सवाल नहीं उठता कि मतलब शासक ने कुछ नहीं किया। तो इतना जब सब कुछ हुआ तो फतेह सिंह जो थे, एक सेकेंड रुकिए यहीं लिख देते हैं सब चीजें एक ही जगह पे। फतेह सिंह जो थे इन्होंने भी एक आयोग का निर्माण किया और इन्होंने जो आयोग बनाया वो राज सिंह बेदला आयोग था, ठीक है। इन्होंने 3 सदस्यीय ही ये आयोग था और राज सिंह बेदला आयोग, सबसे पहले जो सदस्य थे वो राज सिंह बेदला, राज सिंह वेदला। दूसरे जो सदस्य थे रमाकांत मालवीय। और तीसरे सदस्य थे तख्त सिंह। अब आप लोग सबसे पहले ये देखिए ना, इतना मतलब अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए अंग्रेज बड़े थे कि शासक बड़े थे? शासक बड़े थे। और जो बड़ा होता है वो क्या कहता है? रजनीगंधा तुलसी। तो यहाँ याद रखिएगा ये नाम किससे शुरू है? आर से। ये कहाँ है? टी। तो आर टी जो है वो नियुक्त किया था किन्होंने? जो बड़े थे मतलब शासक को, फतेह सिंह। और उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो ये सब एबी वाले हैं। बी ए ए, ठीक है। तो एबी जो है वो तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में आ जाएंगे। अब ना प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा हर कुछ। प्रश्न बनेगा कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग से संबंधित नहीं है। 3 नाम ये देगा, चौथा इनमें से देगा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। चौथा जो है वो इनमें से दे देगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग मतलब बी वाले हैं वो ए बी वाले हैं। अब अगर आपको आर टी दिख जाए तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको ए बी दिख जाए तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से दे देंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो टोटल ये 4 फायदे जो है वो विजय सिंह पथिक को मिले कि महात्मा गांधी वाला, दूसरा जो अंग्रेजों की तरफ से, तीसरा राजपूताना मध्य भारत सभा की तरफ से, और जो चौथा फायदा मिला वो फतेह सिंह की तरफ से मिला। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, एक सेकेंड ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो ये सब घटनाएं तो घट गई लेकिन कोई फायदा नहीं निकला, ठीक है। तो समय आता है 1922 का, ठीक है। 1922 ईस्वी में राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, एजीजी थे, वो थे मिस्टर हॉलैंड। राजस्थान के एजीजी थे मिस्टर हॉलैंड।
मिस्टर होलैंड और राज्य की ओर से भी एक नाम याद रखिएगा, प्रभाष चंद्र चटर्जी। प्रभाष चंद्र चटर्जी। मिस्टर होलैंड और प्रभाष चंद्र चटर्जी को भेजा गया कब, 1922 ईस्वी में। और इन्होंने किसान नेता जो थे उस टाइम पे, मोती चंद, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, नारायण पटेल, तो इन सभी से बातचीत की। और इन सभी से बातचीत करके जो मिस्टर होलैंड थे, तात्कालिक एजीजी थे ये, और एजीजी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेवाड़ में जो 84 लाख बाघ थे, मैंने नहीं बताया था आई थिंक आपको कि मेवाड़ में 84 लाख बाघ थे, तो याद कर लीजिएगा कि मेवाड़ में ना सर्वाधिक लाख बाघ थे, या लाख बाघ बोलते करों को। तो मेवाड़ में सबसे ज्यादा कर थे जो थे 84 कर। तो मिस्टर होलैंड ने क्या कहा कि जो 84 कर हैं, इनमें से जो 35 कर हैं वो फालतू हैं, इन्हें हटा दो। ठीक है, तो इन्होंने 35 कर खत्म करवा दिए। शेष कितने बचे? शेष बचे कितने? 49। 49 कर बचे। लेकिन अब बात यही खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है। जो जागीरदार था उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई भी कर खत्म नहीं किया, कोई भी बातें नहीं मानी, किसी भी आयोग की बात नहीं मानी। जागीरदार अपनी मनमानी करता रहा। ठीक है, समय बीतता गया, 1922 का समय तो आ ही गया। उसके बाद में 1923 के समय में क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक जो है वो गिरफ्तार हो गए। 1923 में क्या हुआ कि विजय सिंह जो पथिक है वो गिरफ्तार हो गए। ठीक है, 1923 में पथिक जी गिरफ्तार हो गए। विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो गए, और इनकी गिरफ्तारी के साथ ही जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका दूसरा जो चरण है वो भी कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1915 में पथिक जी आए थे, 1923 में गिरफ्तार हो गए। अब आगे घटना ये घटेगी कि 4 साल बाद जब ये छूटेंगे 1927 में, तो जब ये वापस आएंगे तो कुछ एक इनका वो मतभेद हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा के साथ में। तो ये जो है वो किसानों को अपना जो नेतृत्व है वो माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी को सौंप कर चले जाएंगे। और यहाँ पे विजोलिया में मतलब जो विजय सिंह पथिक है उनका साथ खत्म होता है। तो पहला जो चरण था उसमें जो नेतृत्व करता थे वो साधु सीताराम दास थे। दूसरे चरण के नेतृत्व करता आएंगे कौन? विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पे एंड होता है दूसरे चरण का। तो यहाँ दूसरे चरण का अंत होता है, और तीसरे चरण की हम लोग अब शुरुआत पढ़ेंगे, देखिएगा। तीसरा चरण 1923 से ही शुरू हुआ, और 1923 से शुरू हुआ साथ ही में। अब इसमें ना कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है, एक दो चीजें देखिए। आंदोलन के दौरान दो महिलाओं का नाम सामने आता है। एक माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी। नारायणी देवी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है कौन? नारायणी देवी। और साथ ही में एक और नाम आता है शाहपुरा की रमा देवी। कौन? शाहपुरा की रमा देवी। इन दोनों को देखिएगा, ये शाहपुरा से है, यहां लिख देता हूं, शाहपुरा की रमा देवी। इन दोनों को बिजोलिया किसान आंदोलन, और साथ ही में उस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल ही रहा था, तो इन्होंने दोनों में भाग लिया था। दोनों में भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। किन्हें? नारायणी देवी और रमा देवी को। तो याद रखिएगा, महिलाओं के नाम विशेषकर पूछे जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं को घर में रसोई से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, और इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया। तो इंपॉर्टेंट तो चीजें हैं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो नारायणी देवी और रमा देवी का जो नाम है वो याद रखिएगा। और उसके बाद में एक ना फैक्ट आप लोग ये याद रख सकते हैं कि इसी आंदोलन के दौरान माणिक्य लाल वर्मा, इन्होंने एक गीत गाया था पंछेड़ा। पंछेड़ा गीत, किसानों में उत्साह बढ़ने के लिए इन्होंने पंछेड़ा गीत गाया था। किन्होंने? माणिक्य लाल वर्मा ने। अब हम अंतिम चरण की ओर हैं। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा, इन्होंने पंछेड़ा गीत गाया था। माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक भी लिखी, और पुस्तक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, ये पुस्तक लिखी किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। तो इस पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा, यहां लिख देते हैं। उसके बाद में 1927 का समय आता है, और 1927 में जो विजय सिंह पथिक है वो छूटते हैं। छूटने के बाद में रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मतभेद होता है। और फिर भूप सिंह जो है वो आंदोलन से अलग हो जाते हैं, और नेतृत्व किन्हें सौंप देते हैं? माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी को। तो बताइए, यहां तक क्लियर है क्या?
यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या बताइए? 1927 के समय तक हम लोग आ चुके हैं और नेतृत्व जब इन्हें सौंपा गया तो मतलब तीसरा चरण तो 23 में ही शुरू हो गया था, क्योंकि जो विजय सिंह पथिक थे वो तो जेल में थे, तो आंदोलन का नेतृत्व तो यही लोग कर रहे थे। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, तो उसके बाद में आगे चले। अब देखिए आंदोलन जो है वो चलता रहा, अब नहीं तो कोई इतना इसे विशेष रूप से महत्व मिला आंदोलन को, ठीक है। और वही है, किसानों ने संघर्ष जारी रखा और उस टाइम पे सही बात बताऊं तो सुनने वाला कोई था नहीं, क्योंकि सीधी बात है जो जागीरदार है उनकी मनमानी चल रही थी, ठीक है। क्योंकि ना देखिए आप लोग यहाँ पे एक सेकंड ना पीछे चल के दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखेंगे कि खुद एजीजी ने बोल दिया था कि 35 कर जो है वो हटाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जागीरदार ने नहीं हटाए। तो मतलब मनमानी तो जागीरदार कर ही रहा था, ठीक है। एजीजी का भी खौफ नहीं है तो फिर किसका खौफ रखेगा? तो वही है, किसानों का आंदोलन धीरे धीरे चल ही रहा था, धीरे धीरे चलते चलते समय आता 1941 का। 1941 के समय में क्या हुआ कि माणिक्यलाल वर्मा है, ये मुख्य तौर पे आंदोलन के नेतृत्व करता थे उस टाइम पे। और माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ के एक पीएम है, प्रधानमंत्री कौन, टी विजय राघवाचारी, ठीक है, ये तो थे प्रधानमंत्री। अब इन्हीं के एक मंत्री हैं, दोनों का नाम आपको याद रखना है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी के मंत्री, मंत्री का क्या नाम है, मोहन सिंह। कौन, मोहन सिंह। तो मोहन सिंह के साथ में समझौता होता है, किसका, माणिक्यलाल वर्मा का। और इस समझौते के अंतर्गत जो आंदोलन है वो समाप्त किया जाता है। और अब 41 तक ही हम लोगों ने देखा था कि 1897 से 41 तक आंदोलन चला, 1941 तक यहाँ तक ही आंदोलन चला था, आप लोगों ने भी देखा। तो यहाँ पे ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये समाप्त होता है, 44 वर्षों का संघर्ष हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ा। और इसमें ना एक इंसान का नाम आप और याद रखिएगा, एक व्यक्ति का बहुत योगदान आता है, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सुनार, अंधे थे ये, ठीक है। प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सुनार, इन्होंने भी किसानों में जो जन जागृति है वो उत्पन्न करने का कार्य किया था। इन्होंने गीत वगैरह से, अपनी कविताओं से, और इन्होंने अपने कविताओं वगैरह से जो किसान थे, अब देखिए इतने वर्षों का संघर्ष है, कभी तो आदमी, अब आप लोग तो 2 दिन ना पढ़ो तो डीमोटिवेट हो जाते हो, मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है तो किसानों को भी पड़ेगी ना। तो इन्होंने जो जन जागृति है उसको उत्पन्न करने का कार्य किया था। 3 चरणों में आंदोलन खत्म हुआ, यहां तक हमारा जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो खत्म होता है। लेकिन अब थोड़ा सा लास्ट की 1 मिनट की बात और सुनते जाइएगा, उसके बाद में जो है कल मुझे फिर से नहीं बताना पड़ेगा। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन का जो महत्व है वो ये निकला कि जब 1919 में इतनी सारी घटनाएं घटी, लोगों ने देखा कि यार हाँ किसानों को महत्व तो मिल रहा है, महादेव जी देसाई आए थे। उसके बाद में जो अंग्रेजों ने भी मतलब जो एबी वाला मैंने आयोग बताया था वो भेजा था, ठीक है। और उसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी भवानी दयाल को भेजा था। और उसके बाद में जो फतेह सिंह है मेवाड़ के शासक, उन्होंने भी जो एक आयोग है राज सिंह वेदला आयोग वो बना के भेजा था। जब लोगों ने ये सब देखा कि हाँ 1919 के टाइम पे ये देखा कि जी हाँ फायदा तो मिलता है आंदोलन करने का, तो इस समय के बाद में ही राजस्थान में जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए थे, ठीक है। राजस्थान में बहुत सारे आंदोलन हुए जो इसी समय के आसपास में थे। कल हम आंदोलन जो पढ़ेंगे वो बेंगू किसान आंदोलन होगा। बेंगू चित्तौड़गढ़ का एक मतलब गांव है वर्तमान में। और उस टाइम पे पढ़ेंगे किस रियासत के क्या अंतर्गत आता था, सब कुछ देखेंगे। और देखिए बिजोलिया जितने बड़े नहीं हैं अब सब, तो हो सकेगा तो हम अगले 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट ही कर देंगे, 3 दिन आई होप लगेंगे भी नहीं हमें। कल की क्लास में हम लोग लगभग देख लेंगे, और जो अंतिम क्लास होगी उसमें हम लोग शेखावाटी का किसान आंदोलन देख लेंगे। तो चलिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग अगर अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, बेंगू पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।